बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में नई वफाकी मखलूत हुकूमत जो है वो मुआशी बहरान से निमटने के लिए एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पर उतर आई है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है वो लिए जा चुके हैं। माशी खुशहाली का जो मिशन है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर ने की ज़ेर सदारत नई हुकूमत का पहला एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हमने देखा कि तमाम सूबों के वज़राए आला मौजूद थे, आर्मी चीफ साहब मौजूद थे, कैबिनेट मेंबर्स मौजूद थे और खास तौर पे फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना भी मौजूद थी। इस इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने यह पैगाम दिया कि सबका मिल बैठना मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जो मुआशी बहरान का जो चैलेंज है उससे निमटने के लिए सब मुत्तहिद भी हैं और अहलियत भी रखते हैं। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया है। एपेक्स जो SIFC के हवाले से प्लेटफॉर्म बना है और अब तक ताउन जारी भी रखा है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को खराज तहसीन पेश किया कि उनकी बहुत कलील मुद्दत में जो है बड़ी काविशें मुआशी तौर पर हमें नजर आई हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मौसर इक़दाम लिए गए हैं उनका जारी रहना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसे शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत में जून 2023 में कायम किया गया था, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ये एक दे चुके हैं इंडिया कि इसको जो है वो बड़ी ज़ोर शोर के साथ जितने भी इकदाम हैं उसको जारी रखा जाएगा। और अब हम दुनिया से लोन और रोल ओवर की बात नहीं करेंगे, बल्कि मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से बात की जाएगी। अपनी मईशत को मुस्तकिल बुनियादों पर जो मईशत की बहाली है उसके लिए सख्त और गैर मकबूल फैसले करने होंगे, और जो बेसिक रिफॉर्म्स हैं और ख़ास तौर पे जो मैक्रो इस्तेहकाम के लिए रिफॉर्म्स हैं वो नागुज़ीर हैं। महसूलात का के हवाले से उन्होंने बात किया कि 9 ट्रिलियन जो है वो इस वक्त एक टारगेट है, लेकिन इसको हमें 14 ट्रिलियन तक लेकर जाना होगा। और गरीब आदमी जो कि महंगाई की चक्की में ऑलरेडी पिस रहा है, टैक्स को वहाँ से शिफ्ट करके एलीट क्लास पर लाया जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल भी है। और SOEs के हवाले से भी उन्होंने बात की कि हुकूमत को इस हवाले से सालाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि किन सियासी दबाव की वजह से ये जो नफ़ा नहीं दे रही हैं जो इदारे हैं उनको क्यों नहीं बंद किया गया, या प्राइवेटाइजेशन में क्या हिचेज आ रही हैं सियासी तौर पर। और सबसे अहम डिस्कशन ये भी होगी कि IMF का, जैसे कि हमें $1.1 बिलियन का जो है वो अगली किस्त मिल चुकी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इंदिया दिया है कि अब हमें IMF के साथ 3 साल के जो तवील मुद्दती प्रोग्राम है उस पर जाना होगा। क्यों जाना होगा, इसके क्या वजूहात है, इस पर बात करेंगे। मौशी पॉलिसी और ज़मीनी हक़ाइक़ पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इश्तियाक बेग साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हैं लेकिन बिजनेस फोरम के मरकजी सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमें डॉक्टर इमार सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। इश्तियाक बेग साहब, आज जो हमें SIFC में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई वो बड़ी एक तो एनर्जेटिक बहुत थे, बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे और बड़े पुरुमीद हैं कि जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था PDM की हुकूमत में उसको तवील और जारी रखने का इंदिया दे चुके हैं। क्या मैसेज दिया है उन्होंने दुनिया में, क्योंकि इस वक्त सब हमें एक ही पेज पर नजर आए। शाजिया, सबसे पहले तो जब से प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ उठाया है, आज ये सबसे बड़ी मीटिंग थी, एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग थी, और जिसमें जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है कि चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, आर्मी चीफ साहब खुद मौजूद थे, और पिछली हुकूमत जो थी उनके भी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के लोग वहाँ पे मौजूद थे, और बहुत इम्पॉर्टेंट ये मीटिंग थी। देखिए, जहाँ तक SIFC का ताल्लुक है, मैं हमेशा इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि गेम चेंजर है ये, गेम चेंजर है ये, और आप ये देखेंगी कि पाकिस्तान की अगर तकदीर कोई बदलेगा तो वो ये इदारा बदलेगा। जैसे आपने कहा इंट्रो में 9 मंथ्स हुए हैं अभी, तो ये बेबी 1 साल का भी नहीं हुआ है, बट अपने क़याम से लेकर अब तक माशाल्लाह जो प्रोग्रेस इन्होंने दिखाई है इस इदारे ने, SIFC ने, और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा रोल जो आर्मी चीफ का रोल है। ख़ास तौर पे वो खलीज के ममालिक के अंदर गए और वहाँ पे जाके तमाम मुल्कों से मिले हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ये SIFC जो है वो लेके आएगा। देखिए, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती जो रही है, जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं आती थी, वो रेड टेप को आप कह सकते हैं ये ऑब्स्टिकल थे, जो एक बाहर का सरमायादार पाकिस्तान आता था और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक उसकी फ़ाइल घूमती रहती थी, उसमें सालों लग जाते थे, और एंड ऑफ द डे वो शुक्रिया अदा करके यहाँ पे बगैर इन्वेस्टमेंट चला जाया करता था। यही इससे SIFC का मॉडल जो था वो इंडिया वाले अपना रहे थे। ये चाइना के अंदर था कि जहाँ पे जब इन्वेस्टर्स आता था तो 1 विंडो का
पूरा जो था वो होता था, फैसिलिटेशन जो होती थी और वन विंडो से उसको जनाब कह दिया जाता था कि आप आ जाइए और तमाम चीज़ें तैयार होती थी। तो अब हम उसके ऊपर चल रहे हैं। मज़े की चीज़ इसमें यह है कि जब हम गए हैं, यूएई में गए हैं, कतर में गए हैं और दूसरी जगहों पे गए हैं, तो उन्होंने सब इसको बहुत लाइक किया। और आपको मैं खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा ये IMF का इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, उसके बाद $1-2 बिलियन की बात नहीं हो रही है, 20-25 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह आएंगे और उसका क्रेडिट जो है SIFC को ही जाता है इसको। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने ये तमाम चीज़ें यही बतलाई हैं, मगर साथ ही जैसे आपने अभी ये भी जिक्र किया कि देखिए हमारा मैं कभी ये नहीं भूलूंगा कि 2012 में हमारा टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो था 2000 अरब था। अब हम 9000 अरब पे पहुंच गए, विच इज़ वेरी गुड प्रोग्रेस और IMF भी इससे बड़ा मुतमईन है। बट प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि ये तकरीबन कोई 13,000 अरब, जिसको 13 ट्रिलियन हम कहते हैं, वो प्राइम अगर मिनिस्टर ने होना भी ये बात की, चाहिए 14 ट्रिलियन मगर अब वक्त आ गया कि सूबे भी मतलब हमारा साथ दें। क्योंकि देखिए क्या था कि 2012 में 47.5% जो था टोटल रेवेन्यू का सूबों को जाता था, जिसके अंदर 18th अमेंडमेंट में हमने क्या कर दिया, उसको 57.5 कर दिया। और अब 57.5% किसका, 9,000 अरब का जब जा रहा है, तो हमारे सेंटर के पास जो हैं बिल्कुल कुछ फंड्स नहीं बच रहे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा है कि जब सूबों का भी ये है कि वो भी हमारे साथ साथ दें और डेफिनेटली साथ देने में यही होगा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। क्योंकि अगर हम इसी फार्मूले पे चलते रहे कि जितने रेवेन्यू किए हैं वो सूबों में चले जाएं, तो फिर जो हमारे जितने भी हमने इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, दूसरी चीज़ पे करना होता है, उसके लिए बिल्कुल पैसे जो है वो सेंटर के पास नहीं बचते। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि सूबे जो हैं इसके अंदर कोऑपरेट करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अमार साहब, जब प्राइम मिनिस्टर साहब पहला उनका टेन्योर आया था PDM की हुकूमत में, उस वक्त भी बड़ी सिचुएशन ख़राब थी क्योंकि PTI की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था। 16 माह की हुकूमत में हमने देखा कि जितनी वो कोशिशें कर सकते थे किया उन्होंने। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई है। इस वक्त आप किस तरह देख रहे हैं कि ये जो SIFC की पाकिस्तान की मौशी इस्तेकाम के लिए जो मनसूबाबंदी है वो कितनी कामयाब होती हुई नजर आ रही है? उसके हमने क्या कुछ तो हमें रिजल्ट आने शुरू भी हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने अपने मुल्क के अंदर अगर आप इन हाउस ऑर्डर नहीं होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, तो आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपने इसको देखें तो इट्स जस्ट लाइक 8 months SIFC, 8 to 9 months। तो अभी हमने इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी आना स्टार्ट हुए। इफ़ यू सी, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट आफ्टर लॉन्ग टाइम सरप्लस में आया $128 मिलियन का। अभी रीसेंट नंबर्स हैं जो स्टेट बैंक ने रिलीज़ किए, विच इज़ लाइक अ पॉजिटिव साइन। ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट इट्स लाइक अ बेबी स्टेप एंड वी आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। कंपेयर टू जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने किया है वो तो सबके सामने ही है, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। बट जो फाउंडेशन इन्होंने 8 महीने 9 महीने पहले डाली थी, नाउ वी आर सीइंग कि इट्स गोइंग इन राइट डायरेक्शन। प्लस अगर आप देखेंगे तो डॉलर स्टेबलाइज हो गया हमारा, उसी रेंज में है प्लस माइनस। प्लस जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो भी दुनिया में हमारा पॉजिटिव इमेज शो ऑफ करके आए हैं। और हमारे लिए पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया FDI के जो SIFC का मेन फोकस है वो FDI है। जो उसका क़याम था उसका रीज़न ये था टू अट्रैक्ट द FDIs। तो हमारा मेन मसला भी यही है, एक्सचेंज रेट आपको पता है हमारा इसी वजह से कभी प्रेशर में रहता है, अभी भी है, बिकॉज वी हैव टू दिस ईयर ऑलमोस्ट $25 बिलियन की हमने जो है वो पेमेंट्स करनी है। बट जैसे इश्तियाक साहब ने भी कहा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक तो IMF की ये हमने करंट प्रोग्राम जो है उसको पॉजिटिव नोट पे एंड कर रहे हैं, जो कि अक्सर नहीं होता था। प्लस जो नेक्स्ट हम अहेड उसके देख रहे हैं वो ये कि जो नेक्स्ट IMF का प्रोग्राम होगा उसमें IMF से तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $8 बिलियन से हो, बट उसके साथ जो इन्फ्लोज और भी अटैच्ड होते हैं, आपको पता है वर्ल्ड बैंक भी है और भी डोनर्स हैं हमारे, मालियाती इदारे जी वो भी हैं, तो उनसे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वील गेट अ गुड इन्फ्लोज। बट एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग द इन्फ्लोज, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके इकोनॉमिक ग्रोथ की साइड ले जाके, क्योंकि अगर आप देखें तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी रीपेमेंट्स में ही जा रही हैं। तो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में लाना है एंड इंशाल्लाह वील गेट देयर। ठीक है। तो इश्तियाक साहब, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तब उन्होंने
मिसाक मईशत की बात की सबसे पहले, और बड़ी अच्छी बात थी अगर उस वक्त हो जाता। मतलब हमें उनकी एक पॉजिटिविटी नजर आती है कि चाहे वो अपोजिशन लीडर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो पाकिस्तान के जो मफाद में बात है उस पर वो चाहते हैं कि सब मिल बैठकर बात करें और काम करें। आपको क्या लग रहा है कि जो दीगर सूबे हैं, क्योंकि देखिए बात वही आ जाती है, पॉलिसीज बन जाती हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन की एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहां पे बड़े हर्डल्स होते हैं। सूबों को इस चीज का इदराक है, खास तौर पे केपीके के जो सीएम साहब हैं उनका एक बहरहाल अब तो बहुत अच्छी उन्होंने एक शुरुआत तो की है, अल्लाह करे उस पर वो इसी तरह कायम रहे, अगर कोई इनको डायरेक्शन ना मिले तो कितना जरूरी है सबको मिल बैठना। शाजिया, प्राइम मिनिस्टर साहब एक से ज़्यादा बार मिसाके जमहूरियत की बात कर चुके हैं और मईशत की भी बात कर चुके हैं कि जब तक हम मईशत के ऊपर हैंड्स ज्वाइन नहीं करते तमाम पार्टीज, देखिए दुनिया भर में ये होता है सियासत आप करते रहें, मगर मिसाक मईशत होता है कि मईशत को हम ख़राब नहीं करेंगे। मगर यहाँ पे मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पिछले कुछ महीनों में ख़ास तौर पे जिस वक्त IMF का वफ्द कराची में मौजूद था और इस्लामाबाद में मौजूद था और डिस्कस कर रहा था कि हमारी लास्ट ट्रेंच जो थी 1.1 बिलियन की, कि वो उसके लिए जायज़े के लिए आया था, उस वक्त PTI और उनके रहनुमा क्या कर रहे थे, उस वक्त वो वाशिंगटन के अंदर IMF की इमारत के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, मुल्क के खिलाफ नारे लगा रहे थे, फौज के खिलाफ नारे लगा रहे थे और IMF से क्या कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को आप लोन नहीं दें। और ये पहले बार नहीं है शाजिया, इससे पहले भी इमरान खान साहब जो है उनको एक ख़त लिख चुके हैं और वो कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान को आपने कोई इमदाद नहीं देनी है, अगर पाकिस्तान को आपने कभी इमदाद देनी है तो उस वक्त दीजिएगा जब मैं प्राइम मिनिस्टर जो हूँ पाकिस्तान का हूँ। हालांकि पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम इतना नागुज़ीर है कि खुदा न खास्ता अगर ये प्रोग्राम हमारा नहीं होता तो पाकिस्तान श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट जो है वो हो सकता है। बैंक करप्सी क्या होती है वो आप श्रीलंका के अंदर जाके देखें कि लोग रोटी के लिए जो थे वो लाइनों में लगे हुए थे, दवाइयों के लिए लाइनों में लगे हुए थे और वो चीज़ें दस्तयाब, वहाँ पे पेट्रोल पंप जो थे वो बंद हो गए थे। तो इमरान खान की तो ख्वाहिश जो है वो किसी तरीके से ये हो, और इन्होंने बने थे पहले से तो उन्होंने डिफॉल्ट होने से बचाया भी था। 16 माह की देखिए ये तो हम तो डिफॉल्ट से इतने करीब पहुंच गए थे कि किसी वक्त भी हम डिफॉल्ट हो सकते थे, और ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रेडिट आता है कि वो IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे मुलाकात हुई और उनको ये अश्योर किया कि जी देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो कंट्री जिसकी 30 बिलियन से ज़्यादा की रेमिटेंसेस हैं जो हम रिसीव करते हैं और 30 बिलियन जो है हमारी एक्सपोर्ट है, तो 60 बिलियन वाला कंट्री जो है कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। और उन्होंने उनको कन्विंस किया और IMF ने माना। आज इस बार IMF का वफ्द जो गया है शाजिया वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हुए गया है, और इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसका हमारी जो हुकूमत थी काकड़ साहब की उसको जाता है कि उन्होंने IMF की जितनी भी इस्लाहात थी उनको अमल दरामद किया उसके ऊपर। और इस बार जब वो आए जायजा लेने के लिए तो उसके अंदर कोई उनको शिकायत का मौका नहीं मिला। और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी यकीन दिला देता हूँ कि जैसे ये होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा हुआ है कि हम इमीडिएटली एक नए लॉन्ग टर्म उसकी तरफ जा रहे हैं जो 8 बिलियन का होगा, और इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तान को जो है IMF जो है वो हो जाएगा जी मुआहिदा। ठीक है, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फिकार अली बदर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, नई हुकूमत की और प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत बड़ा अच्छा एक मैसेज गया वहाँ पर, क्योंकि सब एक पेज पर थे और यकीनन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मुआशी बहरान का है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं, कितना खुशाइंद है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। SIFC वाली जो आज मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर ने उसको हेड किया और तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम प्रोविंसेस के हेड जो है वहाँ पे मौजूद थे, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो लोग थे जो इस चीज से रिलेटेड थे। तो मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइंद है बिकॉज इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत है। ये जब 2 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को शक व शुबात थे, लेकिन ये जो चीजें अब आगे होने जा रही हैं और प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने मिलकर इस चीज को इनिशिएट किया है और उसको प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं और तमाम प्रोविंसेस भी इसकी सपोर्ट करने को तैयार हैं। और खास तौर पे आप देखें कि चीफ मिनिस्टर KP ने इसके अंदर अपना जो कंट्रीब्यूट करना और इसके अंदर अपना इसके साथ हिस्सेदार बनना, ये बहुत खुशाइन चीज है और ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए
इसके अंदर जो मुल्कों की इसके अंदर स्टेक है, खासतौर पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का, वो पाकिस्तान में जब आएगा तो ये पाकिस्तान के अंदर ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और जो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं उस चीज से हम बाहर आ जाएंगे। और इसके लिए अभी हमें थोड़ा सा टाइम, तो सर ये थोड़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए तो सबको मिल बैठकर फैसला करना होगा। तो आप यकीनन शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि आप लोग तो हुकूमत साजी में नहीं है, यकीनन फैसला साजी में भी नहीं होंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर वहां से कोई पॉलिसी बनती है और उसको एग्जीक्यूट करने का मामला हो तो आप लोग सपोर्ट करेंगे उन्हें? जी बिल्कुल, ऐसा जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। और पीपल्स पार्टी के जो दो लोग हैं, दो चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक बलोचिस्तान से, सिंध से, वो दोनों इसका हिस्सा है और हम नेशनल इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल खड़े होंगे। और कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कहीं पे भी नेशनल इंटरेस्ट से हट के कोई बात करें। और ऐसा ही तो माजी की तरह तो नहीं होगा ना बदर साहब के? यकीनन आपको भी पता हो कि दुनिया भर में एक उसूली मतलब मौकफ है कि जब कोई इदारा जो है मुस्तकिल बुनियादों पर नुकसान दे रहा होता है तो उसको फौरन बेच दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि जब पीआईए की बात होती है, आपको पता होगा कि इस वक्त 885 अरब रुपए का कर्जा है, पीआईए की निचकारी की बात होती है तो पीपल्स पार्टी को हमने माजी में देखा था कि वो एहतजाज शुरू कर देती है। इस बार तो ऐसा नहीं होगा ना फिर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एहतजाज करती थी वो एहतजाज इस वजह से करती थी कि जो लोग, जो माफियाज और कार्टल्स प्राइवेटाइजेशन के तहत ये मुल्की इदारों के ऊपर काबिज होना चाहते हैं, जैसे माजी में आज तक हुए हैं, और वो ही लोग दोबारा से एक अपने रूप रंग चेंज करके, नाम चेंज करके पाकिस्तान के इदारों के ऊपर काबिज होके इस तरह करके प्राइवेटाइजेशन के नाम पे काबिज होना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा उसकी मुखालफत की है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में कुछ सियासी दबाव भी रहा है, कुछ सियासी दबाव भी रहा है जिसकी वजह से नुकसान देने वाली, जैसे एनएचए हो गई सबसे टॉप लिस्ट पर तो वही है, वो नुकसान देती है रियासती कॉर्पोरेशन में। आप पीआईए रेलवे ले लें, फिर पावर सेक्टर्स ले लें, मतलब ये ऐसे इदारे जो बहुत नुकसान दे रहे हैं। ये कौमी खजाने पर बोझ है ना, तो बोझ को ही तो कम करना है हमने। जी, बोझ को कम कर सकते हैं अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं, इसमें रिफॉर्म्स लेके आए, इसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करें, कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग लेके आए, पूरी दुनिया में इसको लोग चला रहे हैं, आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इसको करें। आप देखें गवर्नमेंट का स्टेक रहे, लेकिन आप इसकी मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दें और प्राइवेट सेक्टर से रेस करें। आपने व्हाई यू हैव टू सेल योर हाउस व्हेन यू कैन गिव इट ऑन रेंट? आप उसको रेंट पे देके आप उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। आपको उसको बेचने की क्या जरूरत है? जो लोन है, जो चीजें हैं, उसको आप प्रॉफिटेबिलिटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करने की जरूरत है, आपकी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, आपकी विल ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझे कि आपने इसको बेच के ही पूरा करना है, जो इदारा पहले से ही नुकसान में है और वो पैसे जब आपके आके गवर्नमेंट एक्सचेकर में आएंगे तो पैसे फिर जो है किसी न किसी सब्सिडी की सूरत में या कहीं और खर्च हो जाएंगे और पैसे खा लिए जाएंगे गाड़ियों की मद में या किसी और की मद में, तो आपके मुल्क है तो पैसे खाए जाएंगे। जैसे पीटीसीएल के पैसे आज जो आए हैं वो किधर आए हैं? किस्तों में आए हैं और उन पैसों की कोई वक्त फायदा नहीं, आपने एक इतना बड़ा इदारा भेज दिया। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कहती है कि आपने रिफॉर्म्स करने हैं, आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है। आप बिल्कुल डेट से, खसारे से अपनी जान छुड़ा सकते हैं, आप खसारे को खत्म कर सकते हैं, बट आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आ जाए। आप हुकूमती जो इदारा है उसको प्राइवेटाइजेशन के थ्रू मत बेचें। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात ये हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जो है वो रजाकाराना तौर पर जो है वो किफायत शहरी मुहिम का आगाज कर दिया और तनख्वाह ना लेने का फैसला किया, अमरात भी नहीं ले रहे वो। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह तो मेरे ख्याल में सिर्फ विफाक को ही नहीं बल्कि तमाम सूबे भी अगर इस तरह के इनिशिएटिव ले तो इससे भी कौमी खजाने पर जो है वो बोझ और जो आवाम का पैसा है वो बेहतर तौर पर आवाम ही बेनिफिशरी हो सकता है अल्टीमेटली उसके। आप इस इकदाम को किस तरह देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये भी चाह रहे हैं कि ये जो बोझ है गरीब आवाम पर, ये जो टैक्स है मजीद टैक्स नहीं लगाया जाए, टैक्स नेट में लेकर आया जाए, अशराफिया पर जो है वो उन पर टैक्स लगाने की बात हो रही है। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक्सेप्टेबल है? देखिए, असल बात ये है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तनख्वाह गिव अप की, बहुत अच्छा किया। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने तनख्वाह लेने से मना किया कि वो गवर्नमेंट टैक्स कट। अब आप एक चीज नोट करें
कि जो लोग इस मुल्क में टैक्स दे रहे हैं, जो लोग इस मुल्क में बिजली का पूरा बिल दे रहे हैं, उन्हीं लोगों से जो लोग चोरी करें उनका बोझ उन लोगों से वसूला जाता है जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो लोग बिजली का बिल दे रहे हैं। ये जो पॉलिसी है, हुकूमत को इस पे सोचने की जरूरत है कि भाई जो टैक्स दे रहा है, जो बिजली का बिल पूरा दे रहा है, उन पे बोझ न डालें। जो नहीं दे रहे उनको टैक्स नेट में लेके आए। जो लोग नहीं दे रहे, बिजली का बिल चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, उनको देखें कि आप अगर वो नहीं दे रहे, उनके जराए वसाइल नहीं है, आप कैसे उनको जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं ताकि वो बिजली भी ले सके, उनके बच्चे भी जिंदगी गुजार सके और बिजली भी चोरी ना हो। तो आपको इक़दामात करने की जरूरत है, रादर देन आप चीजें गिव अप करें। ये तो बिल्कुल अच्छा इकदाम है, करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ पूरी पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग हैं जो बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े कारोबारी लोग हैं, जिनका अपना एक बड़ा निजाम चल रहा है, उन सबको अपनी तनख्वाहें गिव अप करनी चाहिए। और इस पे आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पे इनिशिएट किया और शहबाज शरीफ साहब ने इसमें सेकंड किया। तो इसके ऊपर पूरी कौम को, बल्कि रमजान के महीने में तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, चाहे सेनेट, चाहे कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के जितने लोग हैं, सबको एक महीने की तनख्वाहें गिव अप करनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को वो उसका फायदा हो सके। एक महीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सारी चीजों के अंदर ओवरऑल जो है एक डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। ओवरऑल लोगों को इस तरह के मामला को ठीक करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, ये बिजली की चोरी की बात की कि जो बिल दे रहा है उसी के ऊपर बोझ आ जाता है, जो टैक्स दे रहा है उसी के, तो इस तरह की चीजें करने की जरूरत। जो नहीं दे रहा उसको टैक्स रेट में लेके आए, उन लोगों से टैक्स वसूले। शुरुआत तो हो गई है। 35 लाख ताजिरों को जो है वो उनके जो टैक्स हैं बिजली के बिलों के जरिए जो है उनको टैक्स नेट में भी लाया जाएगा और भी इकदाम हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब। तो अमार साहब, अब जो हम 1 2 3 बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की जो उन्होंने बात की है। सबसे पहले तो उन्होंने यही बात की कि जो महसूलात हैं उनको 14 ट्रिलियन तक लेकर जाना होगा। अब यही बात आ जाती है, जैसे मैंने टैक्स की बात की, अशराफिया पे टैक्स लगाया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। टैक्स नेट में लाने के लिए टैक्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। FBR डिजिटाइजेशन की बात, हम चूंकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव लेना चाह रही थी मगर उनका डोमेन नहीं था, अब तो आ गई है हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब ये इकदाम ले रही है। जो हिचेस हर्डल्स हैं, हम बार बार उसकी बात करते हैं कि कुछ माफिया ऐसे हैं जो इस चीज़ को होने नहीं देते, उनके लिए हुकूमत के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि टैक्स बेस तो हमें बढ़ानी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग टैक्स बेस के ऊपर मजीद बर्डन करना तो अनजस्टिस है। ऑब्वियसली बात है, एक कैपेसिटी है हर बंदे की, आप उसको ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो जो राइट नाउ जो सोल्यूशन वो दिख रहा है, ज़ाहिर टैक्स का जो हमारा बेस है वो बढ़ना चाहिए। तो अभी जो इसका एक सोल्यूशन उन्होंने बताया वो डिजिटलाइजेशन है। इससे होगा क्या कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी ये कम होती है उतनी ही हिंड्रेंसेस कम हो जाती है। सिस्टम ऑटोमेशन पे चला जाता है। आप सारी दुनिया में देखें, टैक्स सिस्टम ऑटोमेटेड है। जितनी ज़्यादा आप ऑटोमेशन पे जाएंगे उतनी ही जो है वो टैक्स की चोरी भी कम हो जाएगी, सिस्टम भी स्मूथ हो जाएगा, लोगों को कन्वीनियंस मिलेगी, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। सिर्फ टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न, तो उस साइड पे भी हमें उन्हें बेनिफिट्स भी दिखाने पड़ेंगे, सो दैट बजाय इसके कि हम उन्हें पुश करें टू बिकम फाइलर और टैक्स की तरफ आए, वो खुद ही अट्रैक्ट हों। तो राइट नाउ अभी लोगों को इतना कोई ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिलता है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि वाई डू वी गो फॉर इट। बट जैसे जैसे ये आसानियाँ पैदा होंगी, जो हमारे हर्डल्स हैं या जो कुछ जाहिर है अच्छे बुरे लोग हर इदारे में होते हैं, उनको हमें कंसर्न बिल्कुल है। तो जब हम इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली वो जो हर्डल्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगी। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि हम नए ताजरों को हमने टैक्स नोटिस भेजे, आई होप कि उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए। पिछली गवर्नमेंट जो थी हमारी केयर टेकर, उन्होंने भी कोशिश ज़रूर की थी, बट उनकी जाहिर है ये एक्सपर्टीज़ नहीं थी, डोमेन नहीं थी। बट नाउ वी हैव गुड पीपल इन प्लेस। ऑब्वियसली जो अभी नई कैबिनेट तश्कील हुई है वो बहुत ही प्रोफेशनल है और एक्सपीरियंस्ड है, तो आई थिंक दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ कितने खुले होंगे? क्योंकि जिस सियासी दबाव का मैंने जिक्र किया, वो यकीनन वही बात आ जाती है, वो बार बार यही बात करें कि विफाक अकेला ये काम नहीं कर सकता। इसका मतलब वो मैसेज यही दे रहे हैं कि भाई सूबों को मिलकर करना चाहिए, ताउन करना चाहिए, जो मुल्की मुफाद में है, मतलब वो मिसाल के पाकिस्तान की यहाँ मैसेज देना चाह रहे हैं।
तो कितना आसान होगा, क्योंकि उन्होंने इनकॉम्पिटेंसी की भी बात की, नैब में मुश्किलात हैं उसकी भी बात की, हमारा ब्यूरोक्रेसी निज़ाम जो है वो इन ऑर्डर डिले होता है उसकी भी बात की, तो ये सब चीज़ें वो कितना हाथ उनका खुला है कि वो काम कर सकेंगे? जी हाँ, शासी देखिए, सबसे पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं बहुत करीब से जानता हूँ एंड ही इज़ अ डूअर। आप यकीन करें उनमें वो सलाहियतें हैं कि वो चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं। देखिए इस वक्त जो आया है प्राइम मिनिस्टरशिप जो उन्होंने ली है, इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेस कि आप बहुत एक प्राइम मिनिस्टर बन गए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और मौशी चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं और उसके बाद ये पीटीआई और उनकी लीडरशिप जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, उनकी पूरी ख्वाहिश है कि ये किसी तरीके से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। और ना सिर्फ उन्होंने आईएमएफ के साथ किया है बल्कि उन्होंने एक लेटर यूरोपियन यूनियन को तहरीर किया है कि जी पाकिस्तान से जीएसपी फैसिलिटी जो है वो आप पाकिस्तान को विड्रॉ कर लें। इस वक्त यूरोपियन यूनियन की तरफ हमारी एक्सपोर्ट्स जो है $9 बिलियन की है। कैन यू इमेजिन कि अगर कल को वो विड्रॉ कर लेते हैं तो हमारी तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, हमारे लोग ले ऑफ हो जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, उनकी जॉब खत्म हो जाएंगी। आप सिर्फ अपनी कुर्सी के हवस के अंदर आप मुल्क को बैंकक्रप्ट करना चाह रहे हैं। मतलब आज तक हमने कभी ये नहीं देखा। देखिए भुट्टो साहब को हैंग कर दिया गया, बेनज़ीर साहबा जो थी वो शहीद हो गई, नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ जो थे वो भी जेल के अंदर थे, सबके साथ ज्यादतियां हुई। क्या किसी ने इस तरह के लेटर्स लिखे आईएमएफ को? कभी मुल्क के खिलाफ कोई नहीं करता। हाँ जी बिल्कुल। तो देख दूसरा अभी मेरे भाई जो बतला रहे थे, देखिए ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये मेरी और आपकी बिल्कुल कोई ख्वाहिश नहीं है। आईएमएफ ने बड़े क्लियर वर्ड्स के अंदर ये कह दिया है कि जी देखिए पीआईए 500 बिलियन जो है रुपीस का हम उसके अंदर लॉस कर रहे हैं। तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप इसको प्राइवेटाइज करें ना। प्राइवेटाइज किया, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं, कल आप मुझसे कहेंगे इश्तियाक साहब ये पीआईए आप ले लें, मैं तो नहीं लूंगा। उसकी वजह यह है कि इतने लॉसेस के साथ तो कोई बिजनेसमैन उसमें हाथ नहीं डालेगा। और देखिए दूसरी तरफ एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो बिलियंस कमा रही है। वो प्राइवेट एयरलाइन जिनके अंदर 4-4, 5-5 जहाज हैं, बिलियंस की बैलेंस शीट उनकी शो कर रही है प्रॉफिट, इसलिए कि हमने शायद ओवर स्टाफ वहां पे रखा हुआ है, हमारे एक्सपेंसेस उसके अंदर ज्यादा हैं, हमारे कर्जे बहुत ज्यादा हैं। आप क्या होता है अभी भी जितने एमडी हैं, एमडीज हैं, सीईओज हैं, वो लाखों करोड़ों तनख्वाह ले रहे हैं और मुलाजमीन इतने भर्ती कर दिए हैं वो एग्जैक्टली ओवर स्टाफ है। अब क्या है कि जब हम पीआईए की बात करते हैं तो आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनी पार्टी, बट एक पार्टी है वो कहती है कि नहीं जी आप इसको आप नहीं कर सकते। स्टील मिल की बात करते हैं तो दूसरी एक पार्टी आती है वो कहती है कि नहीं जी आप इसको भी नहीं कर सकते। अब अगर हम इस प्रेशर में रहेंगे पार्टीज के और हमेशा ये ड्रैग ऑन होता रहेगा तो ये ब्लीडिंग हमारी जो है जो बहुत बड़ी ब्लीडिंग है हमारी, ये किस तरीके से हम मैनेज करेंगे किसी तरीके से। बट मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पीआईए के अंदर आप गुड न्यूज ये सुनेंगे। स्टील मिल जो है वो दूसरी जो है उसके अंदर है कि जो लोग घर में सोते रहते हैं और आप यकीन करें कि उनको जो है सैलरी जाती रहती है। ठीक है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है ये बहुत मस्ट है। तमाम पार्टीज को चाहिए कि मुल्क के मफाद के अंदर आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसको मिसाक मईशत कहते हैं वो साइन करें और हुकूमत की जो अच्छी चीजें हैं उसके अंदर उनके साथ दें उनका। ठीक है, बड़ी अच्छी एक बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा हमें आईएमएफ का एक प्रोग्राम तो हमारा खत्म ही हो रहा है, $1.1 बिलियन हमें मिल जाएंगे, हमें नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जाना होगा जो कि तवील मुद्दती होगा। उसका पर्पस क्या है, वो क्यों? और साथ में उन्होंने एक और बात भी की कि ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो माशी खुशहाली पर है। देखिए राइट नाउ अगर आप देखें तो हमारी एक्सपोर्ट इज 25.5 बिलियन अप्रॉक्सीमेट फॉर द 8 मंथ्स और इम्पोर्ट जो है वो 41 बिलियन है। तो वो जो गैप है वो तो है, उसको गैप को एक तो हमें कम करना है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वन नाइट के आप जो है सुबह उठेंगे और ये गैप खत्म हो जाएगा। और आप ये याद रखेंगे राइट नाउ वी हैव रिस्ट्रिक्टेड आवर इंपोर्ट्स। ये ऐसा नहीं है कि वो जो पहले की तरह था कि इंपोर्ट्स हमारी थी, तो अगर हम इंपोर्ट्स को बिल्कुल ही ओपन अप कर दें तो ये काफी गैप बढ़ सकता है। तो वी हैव कर्टेल इट डाउन, बट उसकी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ी एंड द कॉस्ट वुड बी द जीडीपी। हमारी ग्रोथ बहुत नीचे चली गई है। तो राइट नाउ हम करने क्या चाह रहे हैं, आई थिंक सो दैट्स व्हाट दे आर आल्सो थिंकिंग कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको ईज अप करें, साथ साथ फाइनेंसिंग गैप भी आ जाए तो होगा क्या कि हम अपनी ग्रोथ जो है उसको भी मेंटेन कर पाएंगे और इस गैप को भी कम कर लेंगे। बट इन फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो ये इट विल टेक टाइम। इसीलिए आईएमएफ का जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा
वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर बिलीफ रखेगा रादर देन शॉर्ट टर्म, क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स तो ऑलरेडी काफ़ी लिए हैं। आपने देखा है करेंसी को भी हमने कर्टेल करके एक अच्छे जो उसकी स्मगलिंग हो रही थी उसको भी रोक लिया है। बहुत अच्छे हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हमने देखे लास्ट 8-9 मंथ्स में, तो वो तो हमने कर लिए। दैट वाज द एब्रप्ट, बिल्कुल आपने स्पॉन्टेनियस एक्शंस लिए। बट इसके बाद अब जो बारी है वो है लॉन्ग टर्म प्लान्स की। ऑब्वियसली आपका सर्कुलर डेट जो है वो हाई होता चला जा रहा है, आप देखें वहां वो ट्रिलियंस में चला गया, तो उसको भी कर्टेल करना है। तो इट्स नॉट लाइक वी आर ब्लीडिंग फ्रॉम वन साइड, वी हैव टू कैटर फ्रॉम ऑल ऑफ द पैकेज, पूरा हमें चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस। तो इंशाल्लाह अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसके अंदर हमारे पास और ये भी बता दीजिए कि जो SIFC की इतनी कंटिन्यूटी के साथ चीजें चली हैं मामला, उसने IMF पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा है? उस पर बहुत पॉजिटिव आया, आप देखें। इसीलिए इस बार जो IMF का भी आया था डेलीगेशन, वो बहुत ही, आप देखें आपको कोई उसमें नेगेटिविटी नहीं देखी, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। बिकॉज जितने उन्होंने हमें टास्क दिए थे या जो करेक्टिव मेजर्स थे, वी वर ऑलरेडी राइट देयर, तो वी वर पोजीशन वेरी वेल। एंड इसीलिए वी आर होपिंग कि नेक्स्ट वाला जो भी IMF का प्रोग्राम है वो भी हम बड़े इजीली होपफुली हम उसे कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, ये बड़ा अच्छा आज एक हमने देखा कि मैसेज भी गया, इजलास तो बहुत तवातुर के साथ हो ही रहते हैं, तकरीबन 8 माह से 9 एपेक्स कमेटी के इजलास हो गए। आज के इस इजलास को आप किस तरह देख रहे हैं? स्पेशली जो बात आ जाती है कि कौंसिल की तश्कील में हमारी जो पाक आर्मी के आला क़यादत है, उनका एक अहम और कलीदी रोल हमें नजर आ रहा है। देखिए, SIFC का जो आज एपेक्स कमेटी का इजलास था, इस गवर्नमेंट का पहला इजलास है जब से शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है। तो उसको मैं दो पैराए में अगर देखूं तो सबसे पहले ये कि SIFC जो है, हम सब जानते हैं कि वो जो मिसाक मईशत कह लें, ये मईशत को बेहतर करने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कि जिसमें तमाम सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, और इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस के जो फैसिलिटेशन करने वाले जो सीनियर हाईअप्स हैं वो उसमें शामिल हैं। आज की जो एपेक्स कमेटी का जो मकसद, दो मकासद थे। वन, कि ये जो एक तासुर पैदा किया जा रहा था कि शायद SIFC जो है वो अपना वकार या अपना म्यार या उसकी जो रेजिलियंस है शायद वो खो दे जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी। तो आज की जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी उसमें फॉर्मर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब वो भी मौजूद थे, उनकी काबीना भी मौजूद थी, और नई आने वाली काबीना और उसके साथ साथ चेयर जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, और चीफ आर्मी साहब की मौजूदगी और दूसरे सीनियर मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी। तो ये तासुर के एक ट्रांजिशन जो है वो खुदा न खास्ता SIFC की गवर्नमेंट चेंज होने के बाद कोई इसमें इफेक्ट आ सकता है, तो ये तासुर बिल्कुल खत्म हो गया। वन, सेकेंडली, अभी जो IMF के लोग यहाँ से गए हैं तो उस सिलसिले के अंदर भी आज उन्होंने जो बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि हम जो इससे पहले हमने प्राइवेटाइजेशन की एक एफर्ट चल रही है SIFC के तहत, जो लोगों को एक सहूलत बंद विंडो की दी जा रही है, या हमारी जो माइक्रो और मैक्रो लेवल के ऊपर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काविशें हैं उसको जारी रखने के लिए, और जो इसकी ट्रांजिशन है और उसको इंश्योर करना है, वो तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी आपकी हो गई, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हो गई, और दूसरे सेक्टर्स लेवल के ऊपर जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो उसी तरह काम करते रहेंगे। मजीद ये कि चीफ आर्मी साहब की मौजूदगी और दूसरे जो मिलिट्री हाईअप्स की मौजूदगी आज की एपेक्स कमेटी में थी, वो इस तासुर को भी जाहिर कर रही कि खुदा न खास्ता जो एक सेफ, सिक्योर और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो इन्वेस्टर्स को मिलेगा, ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी। हालिया दिनों में आप देखें तो एक वेव आई हुई थी जब मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि SIFC का एक मकसद तो मईशत की बहाली है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी है। लेकिन इस वक्त जो आप वही बात आप उसी तरफ ही आ रहे हैं कि जो दहशतगर्दी की नई लहर आ गई है जिसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है हमारी अस्करी क़यादत और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद भी कर रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर होगा उसको तो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी चाहिए होती है जहां वो इन्वेस्ट करना चाहेगा। देखिए, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक जब भी सिचुएशन इवॉल्व होती है तो उसके अंदर सिक्योरिटी का एक लीडी किरदार होता है। तो आज की चीफ आर्मी साहब की मौजूदगी वहां पे, और हालिया दिनों में हमने जिस तरह से होने वाली दहशतगर्दी कलाकमा की है, ईरान की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आई थी, अफगानिस्तान की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आई थी, कल और परसों जो है ग्वादर के ऊपर अटैक हुआ जहाँ पे कि CPEC कल्मिनेट होता है, और ग्वादर पोर्ट के हिसाब से जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बड़ी एक कलीदी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको भी कलाकमा किया गया। तो लिहाजा चीफ आर्मी स्टाफ की जानिब से दोबारा पॉलिटिकल गवर्नमेंट को एक, और जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि आज की एपेक्स कमेटी के बयानियों को भी देख रही होंगी, इसके अलामिया जो निकला उसको भी पढ़ रही होंगी, और
समझ रही होंगी कि उनके जो पैसे हैं, जो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हों या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हों, वो किसी भी सूरत सिक्योरिटी चैलेंजेस से जो है वो चैलेंज नहीं होंगे, बल्कि उनको उसी तरह के इन्वायरमेंट मिलेगा जो कि किसी भी जगह पे होता है। तो याद रखें कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि हालिया इलेक्शंस के बाद अब अल्लाह का शुक्र है कि वापस आ रही है, तो उस सूरत के अंदर किसी भी डोमेस्टिक एलिमेंट को या फॉरेन एलिमेंट या हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज को पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो किसी सूरत जो है उसको चैलेंज नहीं होने देंगे। आप याद रखें कि जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपस में इंटरलिंक्ड होने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लिहाजा हमारे जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, स्पेशली इंडिया जिसको लीड करता है, और ईरानियन कुछ एलिमेंट्स हैं, वो जब स्टेबिलिटी की तरफ और हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ खास तौर पे पाकिस्तान को जाता हुआ देख रहे थे, तो ये हालिया अटैक्स भी हुए। लेकिन IMF में बेहतर जानता है, अमेरिकन के भी आजकल आप टीवी के ऊपर भी देख रहे होंगे, वो भी उनको ही पता है कि पाकिस्तान में कौन दहशतगर्दी कर रहा है, उनके मकसद क्या है, और इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। तो लिहाजा आर्मी की हाईएप्स का, पॉलिटिकल हाईएप्स का, सिविल ब्यूरोक्रेसी का वहां मौजूद होना ऐसे तमाम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत एक एतमाद की फजा बनाने में मददगार साबित होगी कि जिसमें वो यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान की आप जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर देखें तो वेस्ट एशिया हो गया, आपका सेंट्रल एशिया हो गया, पाकिस्तान इसका पूरे खत्ते के अंदर सबसे अहम मकाम रखता है। तो मैं समझता हूँ कि आज की एपेक्स कमेटी जो है वो आने वाले दिनों में SIFC को मजीद स्ट्रेंथन करेगा। अच्छा, इस तमाम चीज में यकीनन ट्रेड डिप्लोमेसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे वजीर दिफा साहब जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब जो हैं वो वहाँ पे मौजूद है, वजीर खारजा जर्मनी में, और एनर्जी की जो सबमिट हो रही है उसमें मौजूद भी हैं। इस वक्त कितना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आर्मी चीफ साहब भी सऊदी अरब का दौरा कर आए हैं, तो क्या लग रहा है आपको ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, इसहाक डार साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, तो वो उनकी उसी मईशत में भी उतनी ही स्ट्रेंथ है जितनी कि आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर भी उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर वो स्पीचेस पाकिस्तान के इंटरेस्ट के मुतालिक करते रहे। तो फॉरेन ऑफिस भी आई एम श्योर कि एक सीनियर पॉलिटिशियन के अंडर आके अच्छा काम करेगा। अब उनकी एनर्जी के लिहाज से जिस समिट में वो जर्मनी गए हुए हैं, और चीफ आर्मी स्टाफ का जो दौरा था सऊदी अरब में, जिसमें कि SIFC बेहतर जानती है कि आपके GCC के कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले। तो दोनों मिलिट्री हाईएप्स और पॉलिटिकल हाईएप्स दोनों की जो लीडरशिप है उनका एक पेज पे होना, स्पेशली वन पाकिस्तान जो अनफॉर्चुनेटली एक सिक्योरिटाइज काइंड ऑफ स्टेट है, हर तरफ से आपके दुश्मन जो वो घेरे हुए हैं। तो लिहाजा दोनों लीडरशिप का एक टेबल पे बैठ के एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एग्री करना है कि SIFC को हम सिंगल विंडो ऑपरेशन करेंगे और हमारा काम है कि हम फैसिलिटेट करेंगे, फौज कहती है, और साथ साथ अब आपको सेफ, सिक्योर और कंडीसिव एनवायरनमेंट देंगे। एट द सेम टाइम जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इंश्योर करेगी कि आप अपने पाकिस्तान के वकार के लिहाज से, अपनी रेजिलियंट जीलस जो आपकी यूथ है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन है और स्किल्ड पॉपुलेशन है, उनकी मदद से इंशाल्लाह ताला जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी तो उनको एक बेहतर पैकेज के ऊपर, एक कम जो है वो पे के ऊपर एक अच्छा एक रिसोर्स मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स, मिलके सब काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जरूर ये SIFC कामयाब भी हुई। पाकिस्तान की मईशत जो है इंशाल्लाह ताला आने वाले में देखेंगे कि वो बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब, आपने वक्त दिया। इश्तियाक बेग साहब, हुकूमत को तो वही बात करते हैं ना कि वो मुख्तलिफ तरीके से जो चैलेंजेस का सामना है, इस वक्त दहशतगर्दी की नई लहर है और बड़ा टारगेट करके ना बलूचिस्तान को इस वक्त दुश्मन जो अनासिर हैं वो हिट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जितने माइंस और मिनरल्स बलूचिस्तान में हैं उससे बहुत इस्तेफादा लिया जा सकता है। कितना बड़ा इस हुकूमत के लिए ये भी चैलेंज है। बिल्कुल शाजी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है कि पहली बात तो SIFC जो है इसके आने से मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है, इससे पहले भी आपको पता है जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर था तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने उसमें बड़ी मदद की और हम माशाल्लाह ग्रे से निकले, जो कि हम काफ़ी अरसे वहाँ पे रहे थे। इस वक्त देखिए इनके जो हदायत है उसमें यह है कि ख़ास तौर के ऊपर एग्रीकल्चर पे बहुत तवज्जो दी जा रही है और एग्रीकल्चर के लिए मैं आपको बतलाऊं कि 20 से 25 बिलियन डॉलर इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान आने का। और सिर्फ उनका ये था कि जैसी आपकी हुकूमत आ जाती है, नए प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं और IMF से मुआहदा आपका हो जाता है, हम ये अमाउंट पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। आपको एक और चीज़ बतलाना चाहता हूँ कि अभी एक हफ्ते पहले UAE ने 25 बिलियन डॉलर जो हैं इजिप्ट के अंदर जनाब
सरमायाकारी की है, इन्वेस्ट किया। $25 बिलियन। तो पाकिस्तान तो इजिप्ट से बहुत बड़ा है, मतलब हमारी मसल्स उनसे बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा इस वक्त जो तवज्जो है ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ है, और दूसरी जो है कानकनी जो हमारा है आईटी हो गया, माशाल्लाह माइंस हमारा एंड 3 मिनरल्स बहुत। बिलियन से ऊपर चला गया है। जी। देखिए हमारे पास जो टोटल लोन है वर्ल्ड के वो 100 बिलियन के करीब हैं, बट हमारा आईटी जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हम 3 बिलियन से ज़्यादा, क्योंकि यूथ उसके अंदर अब माशाल्लाह आ गए हैं। इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स जो है आईटी की वो 200 बिलियन की है। तो हम तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द इंशाल्लाह 40-50 बिलियन पे हम इसके अंदर पहुंच जाएंगे। तो माइनिंग जो है डेट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नो फॉर अस, के किसी तरीके से अगर हम माइनिंग और एग्रीकल्चर के अंदर वो करते हैं, तरक्की करते हैं, तो पाकिस्तान के जितने भी बैड डेज हैं ये ओवर हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो माइनिंग है ये ज़्यादा डिपेंड कर रही है कहाँ पे, हमारी बलूचिस्तान के ऊपर। और ये इंडिया जो है ये आपको सब मालूम है कि राह की किसी तरह ये कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो, हमेशा प्रॉब्लम में रहे, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम में रहेंगे तो हम कश्मीर की बात नहीं कर सकेंगे। आपको पता है कि सी पैक के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, यहाँ पे कुलभूषण यादव जैसे लोग आए थे जिनका काम ये था कि दहशतगर्दी करो, चाइनीज को डराओ, उनको मारो और वो यहाँ से चले जाएं ताकि किसी तरीके से शेल्फ हो जाए ये जो है। तो ये पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ सानू मरंदा शौक भी से, कुछ शहर दे लोग भी जालिम से, जालिम थे, पीटीआई आपको पता है उस वक्त जो वो धरने में बैठे हुए थे तो उन्होंने उनका दौरा मंसूख करा दिया था। लेट मी से वन थिंग टू यू कि जितना नुकसान पीटीआई और उसकी क़यादत ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, आप यकीन करें इंडिया ने इतना नहीं पहुंचाया। बड़ी अच्छी बात है जी। एसआईएफसी के तहत जो है वो किसानों के लिए भी बड़ी उम्मीदें नजर आ रही हैं। आईटी का सेक्टर, दिफा का हो गया, बाकी तो हम इस पर बड़ी माइनिंग का बड़ी लंबी इस पर डिस्कशन की जा सकती है। लेकिन पॉइंट आउट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिजली और गैस का जो हमें इस वक्त तकरीबन 5 खरब रुपए तक जो है हमारा वो कर्जा चढ़ चुका है। बात उन्होंने की 400 अरब का जो हमें बिजली चोरी का नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस और लाइन लॉसेस, ये भी हमारी एक कैपेसिटी चार्जेस हमारे, ये तमाम चीजें जिन्हें काउंटर करना बहुत जरूरी है। और इस वक्त जितना एनर्जी क्राइसिस है, सोलर सेक्टर पे बड़ा काम कर रही है हुकूमत, पहले भी थे जब तब भी किया। आप क्या समझ रहे हैं, क्या और एडवाइसेस दी जा सकती हैं कि जिससे हम ये तवानाई के बहरान पर काबू पा सकें? लेकिन जो तवानाई का बहरान है उसमें बेसिकली तो जाहिर है लाइन लॉसेस और चोरी है सबसे बिगेस्ट चैलेंज। तो ये अगर हम उसको कर्टेल करने में कामयाब होंगे तो ऑब्वियसली ये लॉसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। बट साथ ही हमें जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेना पड़ेगा, ताकि उससे क्या होगा कि आपके पास फाइनेंसिंग का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे हमने सुकूक बॉन्ड्स पहले फ्लोट किए थे, इसी तरह हम एनर्जी बॉन्ड्स की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल मार्केट्स मौजूद हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है टू फंड ऑल दीज सर्कुलर डेट इश्यूज। बट वो तभी होगा जब आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी। सिर्फ एक तरफ से आप फाइनेंसिंग करके नहीं कर सकते। जो कि अच्छी बात एसआईएफसी की है, वो हम देख रहे हैं कि आप देखें पहले हम फोकस होते थे हमेशा लोन्स के ऊपर, नाउ वी आर फोकस ऑन द ट्रेड साइड, क्योंकि लोन जो है वो एंड ऑफ द डे आप पे बर्डन ही करता है, ट्रेड साइड जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट देती है इकॉनमी पे। तो इधर भी हम यही कोशिश करेंगे कि इसके अंदर भी हम इंटरनेशनली भी इसको लेकर आए। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंटरेस्टेड है हमारे साथ जॉइंट वेंचर करने के अंदर। अगर हम उनको ऑन बोर्ड ले आते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको कर्टेल करने में कामयाब होंगे। लेकिन बेसिक स्टार्ट हमारा वहीं से है कि लाइन लॉसेस और चोरी को कम करें। ठीक है इश्ताक साहब, आप आज की एसआईएफसी की जो मीटिंग है उससे क्या उम्मीदें, प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत कुछ तो बता चुके हैं, लेकिन मजीद क्या हो सकता है? हाँ जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए हमारा जो आंसर है प्राइसेस का वो अल्टरनेट एनर्जी है। इस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा सरमायाकारी जो हो रही है वो सोलर पैनल के अंदर हो रही है। और ख़ास तौर पे पंजाब ने तो अब ये भी कर रहे हैं कि वो चाइना से कुछ बड़ी कंपनियों के साथ करके ये सोलर पैनल जो है पाकिस्तान के अंदर वो करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी डिपेंडेंसी जो रहेगी वो फ्यूल पे रहेगी जिससे हम बिजली करते हैं, वो इतनी एक्सपेंसिव होगी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है इश्ताक बेग साहब, आपका शुक्रिया। हमारे सिद्दीकी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ और जिस तरह हमने देखा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बड़े पुरुमीद थे, मुआशी बहाली का जो मिशन है उसका आगाज़ कर दिया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वो ये कहा है कि सबको मिलकर ये काम करना होगा। उसमें सब में मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल हैं, विफाक, सूबे सब शामिल हैं। हम सब एक सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो मुल्क में एक मुआशी बेहतरी आएगी तो मुल्क खुशहाली की तरफ गामज़न होगा और ये पहला कदम होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।